झारखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बंगाल चुनाव को लेकर जेएमएम ने की घोषणा। बंगाल चुनाव नहीं लड़ने की जेएमएम ने की घोषणा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रज्वल शाहदेव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। रांची में शनिवार नो कार अभियान की होगी शुरुआत। अभियान को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार को लोग साइकिल का करेंगे इस्तेमाल। झारखंड की यूपीए फोल्डर बंगाल में दो फाड़। जेएमएम बंगाल में करेगी दीदी का समर्थन। कांग्रेस लड़ेगी दीदी के खिलाफ। और रांची में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। महोत्सव के अवसर पर रैली का साइकिल रैली आयोजित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइकिल रैली का किया उद्घाटन। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा काफी गर्म है। बता दें कि झारखंड की गठबंधन वाली सरकार में जेएमएम और आरजेडी दोनों ने टीएमसी को समर्थन कर दिया है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दीदी ने फोन करके हमसे हमारा समर्थन मांगा था, लिहाजा जेएमएम सुप्रीमो ने विचार कर दीदी को समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए दीदी को समर्थन देना जरूरी हो गया है। और जेएमएम अब बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं जेएमएम के इस फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यूपीए फोल्डर में रहने वाली पार्टी को यूपीए फोल्डर में ही रहना चाहिए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर बंगाल में टीएमसी का प्रचार करने जाएंगे तो संदेश गलत जाएगा। निश्चित तौर पर निजी संबंध किसी के साथ भी हो सकता है, पर राजनीतिक संबंध जिससे है उससे पक्का होना चाहिए। बंगाल में पूरे शिद्दत के साथ हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी हमारे गठबंधन के लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि एक ही मंत्रिमंडल के 4 सदस्य कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, बन्ना गुप्ता जी, बादल जी, ये सब लोग, और मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे दल के लिए प्रचार करें, संदेश गलत जाएगा। यही समझने की बात है कि अब यहां से जो मुख्यमंत्री जी का जाना एक अलग मसला है, राजद का उधर से जाना एक अलग मसला है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सूत्रों में से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। सर, ये अब तय हो गया कि आप लोग उम्मीदवार वहां नहीं उतारेंगे। पिछले बार जो है 22 उम्मीदवार आप लोगों ने शायद उतारे थे ना पिछले विधानसभा में। नहीं, इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेल निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन स्वयं साइकिल चलाकर खुद मुख्यमंत्री ने किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग साइकिल रैली में हिस्सा लेते हुए नजर आए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आजादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी की ही देन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के लोकतंत्र को स्थापित करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री सहित कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई। आज के दिन मैं इन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को
समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य की युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रेरणा और एक उत्साह भरने का ये आज दिन, इस देश को आजाद करने के लिए और विभिन्न राज्यों को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए इस देश में असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदानी दी है और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि भारत का ये लोकतांत्रिक ढांचा जो आज हमें मिला है। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है और जेएमएम की इस घोषणा पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जेएमएम अपनी निश्चित हार को देखकर चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे, उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी ने तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नसीहत दी थी कि आपसे झारखंड नहीं संभल रहा और आप पश्चिम बंगाल आ गए चुनाव लड़ने के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके कहीं न कहीं ममता बनर्जी की इस बात को स्वीकारा है कि उनसे झारखंड नहीं संभल रहा था। सीसीएल एनके एरिया में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत वृक्षारोपण कर की गई। वहीं कार्यक्रम के बारे में शशि सिंह ने बताया कि भारत 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने का फैसला लिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 मार्च 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम से हो गई है और यह कार्यक्रम 75 सप्ताह तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम का आगाज 12 मार्च का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इस मौके पर एनके एरिया प्रभारी महाप्रबंधक सह स्टाफ अधिकारी खनन डी के प्रधान आरएस ग्रीन के डी प्रसाद और साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निर्णय लिया है कि इस 75 हफ्ते आज से शुरू होकर ये 75 हफ्ते हम देश का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि आज 12 मार्च 2021 से चालू होगा। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चालू करके इस सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत की थी। इसलिए 12 मार्च 2021 इस महोत्सव का शुरुआत के लिए चुना गया है। तो हम लोग एनके क्षेत्र सीसीएल एनके क्षेत्र पे भी इसमें सहयोग करते हुए आज एक छोटा सा वृक्षारोपण करके हम इस धनबाद सूबे के तीसरे और उत्तरी छोटा नागपुर के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज यानी SNM-MCH अस्पताल की मान्यता एक बार फिर खतरे में है। इतना ही नहीं, साल 2016 के बाद से यहां के पास आउट होने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स की डिग्री पर भी तलवार लटक चुकी है। एमसीआई ने आखिरी बार चेतावनी पत्र भेजकर प्रबंधन और सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अगर इस बार चेतावनी की अनदेखी हुई तो कार्रवाई निश्चित है। बता दें कि अस्पताल में साल 2013 के बाद से वरीय चिकित्सकों का घोर अभाव रहा है। इसके अलावा
अस्पताल में स्टाफ सहित संसाधन की भी भारी कमी रही है। टीचिंग स्टाफ की कमी, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी और लेक्चर हॉल का निर्माण अधूरा होने को एमसीआई ने गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन और सरकार के कई बार व्यवस्था में सुधार की चेतावनी दी। एसएनएम एमसीएच को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी गई है। मेडिकल काउंसिल को यह चेतावनी इसलिए है कि मान्यता रद्द हो सकती है और ऐसे भी 2016 के बाद से जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री पर तलवार लटकी हुई है और ये पहली बार मामला नहीं है। इससे पहले भी ये मामला वहां से निकलकर सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते अब ये पत्र भेजा गया है और इस पत्र को अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित है ऐसा माना जा रहा है। मेडिकल काउंसिल की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है और आपको बता दें कि अब ऐसे में जो डॉक्टर्स 2016 के बाद से वहां मौजूद हैं उनकी डिग्री पर तलवार लटक गई है। दरअसल अस्पताल तो है, लेकिन यहां पर वरीय चिकित्सकों का यानी कि सीनियर डॉक्टर्स का लगातार हम देखते हैं कि उनकी कमी रहती है, घोर अभाव रहता है, जिसके चलते मरीजों को भी ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पाता और अब यह फैसला लिया गया है। दे दिया है और क्या नोटिस भी दे दिया है और हम सोमवार को विधानसभा में इस मामले को रखेंगे, मंत्री से बात करेंगे। और ऐसे तो डॉक्टर लोग का कमी है, लगातार इस विषय को हम उठाते रहते हैं। फैकल्टी पहले तो हुआ था, लेकिन इधर फिर लगता है 1-1.5 साल से कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं, नई बहाली हो नहीं रही है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना कि सरकार को अपने चेंज करना होगा अपने पॉलिसी को, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ आना नहीं चाहते। पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिस्ट, कार्डियो, नेफ्रोलॉजी और भी चीज़ों के लिए जो है व्यवस्थाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और उसमें जो मानव बल की जरूरत है या ये कहें हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, तो वो 92 पद हैं, उनको भी हम लोग जल्दी जो है उसको बहाल करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। और लगातार अभी हमने करीब 19 डॉक्टर जो है पीएमसीएच में दिए हैं। नहीं, सरकार तो ऐसा नहीं काम नहीं कर रही है, लेकिन जो 17-18 में और 18-19 में जब एमसीए आई थी तो बहुत सारा डिफरेंसेस था। लगभग 25-30 की एक सूची थी, लंबी चौड़ी। विभाग ने सहयोग किया, हम लोगों ने मेहनत की, धीरे धीरे सारी कमियां पूरी कर ली। अब केवल 3 कमी रह गई है और इसके लिए इस बात को सरकार के संज्ञान में बार-बार हम लोग डाल रहे हैं, सरकार को पता भी है। फैकल्टी टीचिंग स्टाफ, वो हमारी कमी है, प्रोफेसर्स नहीं है, फिर प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट और सीनियर रेजिडेंट की बार-बार बहाली होती है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है, वो कमियां भी हैं। और यार रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पलामू की करते हैं। प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने शुक्रवार को बालूमाथ पहुंचकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, साथ ही सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि इस दौरान बालूमाथ प्रखंड में चल रहे कामों की जानकारी ली गई।
मौके पर उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कनीय अभियंता 2 दिन उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर कर सकूं। उन्होंने आगे कहा कि NH 100 बनाने के लिए तीनों जिले के DC को निर्देशित किया है, जिससे जो भी जमीन संबंधित समस्या हो उसे जल्द ही निपटाया जाए, जिससे NH 100 को जल्द से जल्द बनाया जा सके। इस मौके पर बालूमाथ BDO मनीष कुमार, CO आफ्ताब आलम समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आने वाले दिनों में अन्य प्रखंडों में भी जाऊंगा, वहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है उसका जानकारी प्राप्त करेंगे और कार्य को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है जिससे कि हम लोगों को फायदा हो। उसके लिए जो भी प्रखंड स्तर पे हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी टीम बना करके हम लोग पब्लिक का सहयोग लेकर के सभी काम को हम लोग अच्छे से करना चाहेंगे। वहीं पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने चाईबासा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के अवशेष निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर सिंहभूम क्षेत्र की सांसद, चक्रधरपुर विधायक, उपायुक्त चाईबासा नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष सहित सभी वार्ड पार्षदों की उपस्थिति वहां रही। वहीं लातेहार के पाल्ही गांव में धुएं से दम घुटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि मामले में अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें सरकारी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ जल्द से जल्द दिया जाएगा। विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को डीजल पंप के निकले धुएं से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। धुएं की वजह से, डीजल पंप से जो धुआं निकल रहा था उसकी वजह से दम घुट रहा था और ऐसे में इन लोगों की मौत हो गई। अब प्रशासन से मांग है कि कम से कम इनकी कुछ मदद तो की जाए और इसी के चलते मुआवजे की मांग की गई है। 3 लोग एक ही परिवार के थे जिनकी मौत हुई है। ये बड़ी खबर है लातेहार से। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप डीजल से वहां से धुआं निकल रहा था जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई। राजधानी रांची में 13 मार्च से शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि शहर में बढ़ते प्रदूषण, जाम की समस्या और लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक पहल की गई है। साथ ही उन्होंने अपील की कि कम दूरी के लिए शनिवार को लोग साइकिल का इस्तेमाल करें और इस अभियान को सफल बनाने में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आगे आने की उन्होंने अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बेहतर और स्वस्थ माहौल दे सकेंगे। और ये फैसला लिया गया है कि अब राजधानी रांची में शनिवार नो कार, यानी शनिवार के दिन सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। साइकिल से लोग कम दूरी तय करते हुए नजर आएंगे और एक कदम उठाया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में हमने ऑड इवन चलता हुआ देखा, शायद उसी तर्ज पर इस तरीके का कदम अब उठाने की तैयारी राजधानी रांची में नगर निगम कर रहा है, जिसके चलते प्रदूषण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अब इसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ ऑड इवन तरीके से ही हमें नजर आएगा पूरा का पूरा ये प्रोसीजर, या फिर शनिवार को पूरी तरीके से सड़कों पर कार राजधानी रांची में नहीं दिखाई देगी।
शनिवार नो कार 13 मार्च से हम लोग इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोई योजना नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी पे आधारित एक अभियान की शुरुआत है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और अपील ये है कि हर शनिवार को कम से कम सप्ताह में एक दिन हम लोग छोटी दूरियों के लिए, वैसे कार्यों के लिए जिसमें कि कार को अवॉइड किया जा सकता है या कार की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है उस दिन कम से कम साइकिल का प्रयोग करें। और केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग साइकिल का प्रयोग करें, ताकि शहर को हम लोग ज्यादा सड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बना सकें। आपका हेल्थ भी इंप्रूव हो, आपके जेब के ऊपर जो है आपका खर्च भी थोड़ा बेहतर हो पाए, कम हो पाए। उधर लातेहार जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बालूमाथ प्रखंड स्थित मगध कोलियरी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई हाईवा वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कागजी कमी पाए जाने पर हाईवा का चालान काटा गया। वहीं कम उम्र के वाहन चालकों को चेतावनी दी गई। परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड मोटर व्हीकल नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर परिवहन विभाग संकल्पित है। उन्होंने आगे कहा कि परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वाहन चेकिंग अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लातेहार से खबर हम आपको बता रहे हैं और इसके तहत हाईवाओं के चालान काटे गए हैं। जो हाईवा नजर आए, कागजी कार्रवाई जिनके कागज पूरे नहीं थे, उनके भी चालान काटे गए। और इसके अलावा ये चेकिंग अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है और जिन लोगों के पास कागज नहीं है उनके चालान काटे जा रहे हैं। वाहन चेकिंग अभियान पर जोर दिया जा रहा है लातेहार में। और इसी कड़ी में हाईवा जिनके कागज पूरे नहीं थे, कागजों की उनकी जांच की गई और उसके बाद चालान काटा गया। इन तो अंडर एज वाला था, एक आध दो गाड़ी का परमिट फेल था और इन लोग जो कोयला लेके गाड़ी चलाते हैं उसको ढकते नहीं अच्छी तरह से, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो अभी उन लोगों से फाइन वसूला गया या फिर वाहन भी जब्त किया गया? हाँ, हम लोग वाहन उन लोग का मेन बिल्टी जो रहता है वो हम लोग जब्त कर लिए, सीजर कर लिया, तो वो आएंगे अपना फाइन वाइन कटाएंगे। प्रखंड के बेता परसा पंचायत के वार्ड 8 में आंगनबाड़ी में बहाली को लेकर दूसरे आम सभा के दौरान ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सीडीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस वार्ड में आंगनबाड़ी बहाली प्रक्रिया को लेकर साल 2018 में मेधा सूची का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद सेविका के चयन को लेकर साल 2020 में पहली आम सभा भी हुई थी, जहां हंगामा हो जाने की वजह से आम सभा स्थगित कर दी गई थी। करीब एक साल बाद बुधवार को दूसरी आम सभा के लिए एलएस पहुंची, जहां फाइल खोलने के बाद लोगों ने देखा कि सीडीपीओ द्वारा हस्ताक्षर कर कलम से मेधा सूची में बैक डेट में नए अभ्यर्थी का नाम जोड़ा गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बहाली करने आए पर्यवेक्षिका के द्वारा एक नए अभ्यर्थी का नाम बोला गया, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा और आम सभा का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया गया। इस बाबत सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने बताया कि मामले को देखा जाएगा। वहीं डीपीओ रश्मि कुमारी से दूरभाष पर संपर्क नहीं हो सका। गुमला के सिसई निवासी विनय विश्वकर्मा के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग में एक 6 साल का मासूम झुलस गया। इस दौरान गांव वालों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक मासूम पूरी तरह से झुलस चुका था। वहीं आनन फानन में गांव वाले बच्चे को लेकर नजदीक रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। साथ ही इस हादसे में पीड़ित परिवार का काफी नुकसान भी हुआ है। इस मौके पर एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी अभिनव कुमार, सीआई प्रदीप कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।
झारखंड में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है, जिसका असर हजारीबाग में भी देखने को मिला, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया है। वहीं सुहावने और खुशनुमा मौसम का लोगों ने भरपूर आनंद भी लिया है। साथ ही लोगों ने बताया कि पहले भी ऐसा होता था कि जैसे ही गर्मी आनी शुरू होती थी, हजारीबाग में बारिश हो जाया करती थी। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर सूचना जारी की थी। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 2 जंगली हाथियों ने गांव में लगी गेहूं की फसल को अपने पैरों तले रौंदकर बर्बाद कर दिया। वहीं लक्ष्मीपुर ग्राम के निवासी कोड़े सिंह और श्याम सिंह ने बताया है कि हम लोगों ने काफी मशक्कत से गेहूं की फसल को तैयार किया था। इसमें हम लोगों को करीबन 50,000 की लागत भी लगी थी, लेकिन जंगली हाथियों ने खेतों में लगे गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग और सरकार से इस दिशा में पहल कर जांचों उपरांत उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों के आने की सूचना मिलने के बाद नारायणपुर थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हाथी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ को हटाने का प्रयास करने में जुट गए हैं। एक घंटा पहले सूचना मिला कि आपका मनोज क्षेत्र में इधर कोई हाथी आया हुआ है जंगल में। उसके बाद हम लोग युवा गश्ती वाले तुरंत आए यहाँ पे और पब्लिक को भीड़ को हटाए। हाथी थोड़ा सा बाहर आई, फिर जंगल में घुस गई। हाथी जंगल से बाहर नहीं निकल रही है। कितने संख्या में सर? 2 की संख्या में हाथी को बताया जा रहा है। अभी 2 की संख्या में देखा गया है, आगे पता नहीं है पूरा क्या है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।